नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों बहनों। रक्षाबंधन अब बस एक सप्ताह में आने वाला है, तो सबका इंतजार है। चलिए, तो भाई बहन का पर्व था, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मेन क्या है कि हम लोग पिछले बार जो कहाँ तक किए थे, फॉर्मूला मास तक। ठीक है, फॉर्मूला मॉलिक्यूल मास और फॉर्मूला मास में यही अंतर है कि फॉर्मूला मास जो है किसके लिए डिफाइन है। फॉर्मूला मास आयोनिक कंपाउंड के लिए डिफाइन होता है। क्यों डिफाइन होता है कि NaCl, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सोडियम क्लोराइड करके आयोनिक कंपाउंड है, तो पर्टिकुलरली NaCl अलग अलग, जैसे मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पर्टिकुलर जैसे H2O पानी में हर एक जगह H2O मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। पर Na+Cl जो होता है वो एग्जैक्टली NaCl एक साथ जुड़ के नहीं रहते, वो एक प्रकार से घर में एक, हाँ, तो मतलब एक घर में एक स्पेस ऑक्यूपाई करके रहते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने देखिए स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, इसमें लाल वाला को Na+ मान लीजिए और Cl- को ब्लू वाला। तो बस फॉर्मूला मास यही था। और एटॉमिक मास भी हमने डिस्कस कर लिया, मॉलिक्यूलर मास भी डिस्कस कर लिया। ये सब मतलब बहुत बेसिक सा है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो भी सही है, नहीं फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो और सही है। और क्या कहते हैं, इससे पहले फॉर्मूला मास हो गया। अब फॉर्मूला मास से आता है मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास। ठीक है, सिंपल भाषा में मोल हमने आपको समझाया था। ठीक है, इससे पहले भी एक जब स्टैंडर्ड यूनिट को डिफाइन कर रहे थे तो हमने आपको मोल समझाया था, है ना। मोल क्या है? मोल मतलब एक मोल एक प्रकार से क्वांटिटी है, जैसे 10, 20, 30, 20 आम, 40 अमरूद, 40 गुआवा, जो भी, तो वो सब क्वांटिटी है। तो मोल उसी प्रकार से क्वांटिटी है जो नंबर्स दर्शाता है, कितने नंबर में वो प्रेजेंट है। ठीक है, अर्थात जैसे अगर हम बोल दें कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका अर्थ क्या हुआ? 6.022 इंटू, सॉरी, 22 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सिंपल भाषा में मोल इतना ही है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है इन्होंने डिफाइन किया, मोलर मास है इसमें। हाँ, क्या कहते हैं कि इसका डिफिनेशन ये है कि द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम वाज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड फाउंड टू बी इक्वल टू इतना ग्राम्स, knowing that 1 mole of carbon weighs 12 ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स इन it। अच्छा, सही है। जैसे इन्होंने क्या किया कि एक एटम ऑफ C12 का मास निकाला। ठीक है, एक एटम ऑफ C12 का मास निकाल लिया, जो भी आया 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। ठीक है, और फिर उन्होंने निकाला कि 1 मोल कार्बन का वेट कितना है, तो वो उन्हें पता था 12 ग्राम। अब यूनिटरी मेथड जो हमने बचपन से पढ़ते हैं कि एक एटम कार्बन में का इतना वेट है, 1 मोल कार्बन का इतना वेट है, तो 1 मोल कार्बन में कितना एटम होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। आपको नहीं समझ में? चलिए चीजें बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, इससे सिंपल और क्या ही हो सकता है कि एक एटम कार्बन का वेट इतना है। ठीक है, गिवन वेट सम m है, और 1 मोल कार्बन का वेट सम कैपिटल M है। ठीक है, अब क्या है कि आ, तो फिर 1 मोल कार्बन कितना होगा? कैपिटल M बाय स्मॉल m एटम्स। इससे सिंपल क्या ही होगा? हाँ, इससे सिंपल एक और तरीका बताऊं, देखिए, एक केला लिया, ठीक है, 1 बनाना, उसका वेट कितना है? 12 ग्राम। ठीक है, अब 1 डजन बनाना लिए, 1 डजन बनाना, उसका वेट कितना है? 144 ग्राम। तो 1 डजन में कितना बनाना होगा? 1 डजन में कितना बनाना होगा? 144/12, यानी 12 बनाना, है ना। यही लॉजिक है, सिंपल सा है, इतना सही था। इसी तरह से इन्होंने कार्बन को स्टैंडर्ड रूप में लेके 1 मोल डिफाइन कर दिया। ठीक है, 1 मोल में कितना होता है ना, डिफाइन कर दिया। सिंपल था, कुछ टफ नहीं था, आराम से है ना, इजी सा है। तो इसी तरह से जैसे हमने अभी डजन डिफाइन किया, उसी तरह से साइंटिस्ट ने मोल डिफाइन कर लिया। एक एटम कार्बन का वेट निकाला, 1 मोल कार्बन का वेट निकाला, बस मोल आ गया, है ना। अब चलते हैं कि 1 मोल का वैल्यू बता दिए हैं, और 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाँ बस, और कुछ है नहीं इसमें। हैविंग डिफाइंड द मोल, इट इज इजियर टू नो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मोलर मास सिंपल, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, इसमें एक मेन पॉइंट नोट करने का है कि आमतौर पर मोलर मास को ग्राम्स में डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन किया जाता है? ग्राम्स में।
मोलर मास को ग्राम्स में डिफाइन किया जाता है। और एक सिंपल सा बात बताता हूँ, जो एक मॉलिक्यूल का वेट है ना, एक मॉलिक्यूल का जो वेट है, ठीक है, कुछ एएमयू में आएगा, वही एक मॉलिक्यूल का मोलर वेट मान लीजिए एक्स एमयू है, एक मॉलिक्यूल का वेट एक्स एमयू है, तो उसी मॉलिक्यूल का मोलर वेट एक्स ग्राम होगा, ठीक है, एक्स ग्राम होगा। मतलब सिर्फ यूनिट चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक CO2 मॉलिक्यूल का वेट 44 एमयू है, तो एक मोल CO2 का वेट कितना होगा, 44 ग्राम। अब ये कैसे हुआ ये जानते हैं, ठीक है, कि मतलब एक मॉलिक्यूल और एक मोल का वेट सेम कैसे आ रहा है, या एक एटम सेम चीज आप यहाँ एटम के भी साथ कर सकते हैं कि एक सी एटम का वेट कितना है 12 एमयू या 12 एमयू, तो एक मोल कार्बन एटम का वेट 12 ग्राम होगा। पर ऐसा कैसे हो रहा है, प्रूफ क्या है, तो चलिए आज प्रूफ देखते हैं इसका, ठीक है। चलिए प्रूफ क्या है, तो देखिए एक एमयू में कितना केजी होता है, किसी को याद है? तो एक एमयू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है ना। तो अब हमको जानना है एक मोल का वेट कितना होता है, हाँ? तो मतलब हमको हम मान लेते हैं कि एक एमयू, अब इसमें एक मोल का वेट निकालना है, तो बस कुछ नहीं, 1 मोल इंटू 1 एम, यानी ये ग्राम्स में हो जा रहा है कन्वर्ट, है ना। 6.022 into 10⁻33 into 1.66 into 10⁻⁻24, that will be almost approximate to 1 ग्राम, ठीक है। सिंपल भाषा में समझते हैं, हमने एक एक यूनिट लिया, ठीक है, एक एक एटम लिया, ठीक है, या फिर चलिए कुछ भी एक एमयू लिया, ठीक है। अब हमको जानना है कि ऐसे एक एमयू, अगर ऐसे हम एक मोल एक एमयू ले, ठीक है, एक मोल एक एमयू ले, एक सब्सटेंस है जिसका नाम ए है, ठीक है, इसका वेट कितना है 1 एमयू। अगर हम ऐसे एक मोल सब्सटेंस लेते हैं, इसका वेट कितना होगा 1 ग्राम, जैसा हमने यहाँ कैलकुलेट किया, ठीक है। हम एक सब्सटेंस ए ले रहे हैं जिसका वेट 1 एमयू, ठीक है, और अगर हम ऐसे एक मोल सब्सटेंस लेते हैं जिसका वेट कितना आ रहा है 1 ग्राम आ रहा है, वहां ऊपर में हमने अभी कैलकुलेट किया है ना। तो इससे क्या साबित होता है, इससे हमें ये साबित होता है कि जब भी हम एक मोल कुछ भी लेंगे और उसका वेट अगर कुछ एमयू में होगा, तो वही सेम वैल्यू उसका ग्राम में भी बदल जाएगा, ठीक है। फिर से जैसे अगर मान लीजिए किसी कोई एटम है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस लिए जिसका वेट कुछ एक्स एमयू है, ठीक है, तो उसका 1 मोल में जब वेट उसका एक मोल सब, जैसे कोई भी सब्सटेंस लिए जिसका वेट एक्स एमयू है, तो उसी सब्सटेंस को अगर हम एक मोल लेते हैं तो उसका वेट जो आएगा वो एक्स ग्राम होगा, ठीक है। वही अगर वाई मोल लेते हैं तो एक्स वाई ग्राम होगा, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, देखिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन तो बहुत सारी तरीके से निकाली जाती है, पर आम तौर पर अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो वेट के बेस पे होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है या फिर वेट के द्वारा कितना कॉम्पोजिशन या मास कॉम्पोजिशन क्या है, यानी परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाई मास, हम लोग मेन यही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है कि इसके बेस पे आगे बहुत सारे प्रॉब्लम है। हमने जब पहली बार कराया था इसको तब हमने थ्योरी इतना बताया नहीं, तो वैसे ही बस करा के चल रहे थे, पर अब थ्योरी बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये सेम टू सेम मॉडल मतलब कैसे करना है, सॉरी इस टॉपिक पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी के बैक में देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। हम आपको सिर्फ इसका अभी एक एग्जांपल दिखा देते हैं, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन का बेसिकली कुछ डिफिनेशन नहीं होता, पर सिंपल भाषा में कहें कि वेट में बाई वेट कितना कॉम्पोजिशन है, मतलब कितना पार्ट है। समझ आपको एग्जांपल दिखा दें, ठीक है। लोग फिर से बता दें, परसेंटेज परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाई मास या वेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे मास या वेट का केमिस्ट्री में तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मास और वेट दो अलग चीजें हैं, ठीक है, तो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस पड़ता है, तो केमिस्ट्री में तो कुछ खास तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लेट्स चले चलते हैं हम H2O लेते हैं, ठीक है। H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 ग्राम, है ना, 18 ग्राम्स। उसमें हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 2 ग्राम्स टोटल, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो अगर हमसे कोई पूछे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर बाई मास, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड, कितना है 2 ग्राम्स,
बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना है 18 ग्राम इंटू 100%, परसेंटेज बोला ना, इंटू 100%। ठीक है, क्या हो गया इससे? बस अब उसका ना 100% आ गया, जितना वन लगाना है ना। ये क्या दे रखा? अच्छा, इन्होंने थोड़ा कुछ ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू लिया है यहाँ पे। इन्होंने हाइड्रोजन का जो वेट लिया है 1.008 लिया है और उस हिसाब से आंसर किया। ठीक है, क्या है ना, इस चैप्टर में एनसीईआरटी पर्टिकुलरली कुछ ज्यादा ही एग्जैक्टनेस दिखाती है, मतलब कि सारा वैल्यू एग्जैक्ट ले लिया, हाइड्रोजन का वेट एग्जैक्ट लिया जा रहा है, ऑक्सीजन का वेट एग्जैक्ट लिया जा रहा है। आमतौर पे आगे के चैप्टरों में इतना एग्जैक्टनेस नहीं देखा जाएगा। ठीक है, ये मोस्टली से किसी चैप्टर में इतना एग्जैक्टनेस एकदम इतना का इतना ही वैल्यू लेना है, ना एक कम ना एक ज्यादा, ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में ऐसा नहीं है। ठीक है, सेकंड या उससे आगे वाले चैप्टर में हमने तो कहीं नहीं देखा। आम तो इतना अप्रोक्सीमेशन लेने का भी जरूरत नहीं होता अनटिल मेंशन्ड। अगर एग्जाम पेपर में बोल दे कि वेट इतना ही लेना है तो आपको उतना ही लेना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एग्जाम पेपर के पहले क्वेश्चन में बोल दिया वेट इतना लेना है तो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम ही वेट लेना है, अगर सेम चीज है तो। जरूरी नहीं है, अगर सेकंड के क्वेश्चन में मेंशन है तब सेम वेट ले लीजिए, अगर मेंशन नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेशन करके भी लिख सकते हैं। हमको नहीं लगता कुछ उतना एरर होना चाहिए। या ठीक है यार, जो एग्जैक्ट है वही फॉलो करिए, बेस्ट होगा जो एग्जैक्ट उसको फॉलो करिए। एरर की चांसेस कम होंगे क्योंकि हमें पता नहीं ना है एग्जामिनर का मूड क्या है। जैसे क्या होता है, पेपर क्या होता है, बेस्ड होता है एग्जामिनर के मूड पर। ठीक है, उसको जैसा मन करेगा वैसा दे देगा। पर्टिकुलरली जे में हो तो हम यही देखते हैं। और मैथ का पेपर बाप रे बाप इतना भारी कर देता है, फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर एकदम आसान सा दे देता है। कोई भी 95 95 ला सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, तो मतलब आप एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिए तो आपका लाइफ सेट उस वक्त के पेपर में। अब अभी पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है हमको पता नहीं है, तो अभी हम कर नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि हम करिए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया मैथ छोड़िए तो लाइफ सेट हो गया, नहीं। मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों एक दूसरे को पूरक है कि ऐसे भी मैथ के बिना तो फिजिक्स केमिस्ट्री होने से रहा, तो आपको मैथ तो पढ़ना ही होगा चाहे कुछ हो। ठीक है, अगर मैथ में अच्छा स्कोर कर पा रहे तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे सब लोग को मैथ इजी लगता है पर हमको मैथ से बहुत मुश्किल लगता है। कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कहते हैं हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाई मास निकाला। परसेंट, फिर उसी तरह से परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं, सिंपल सा है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू लेके चले तो ठीक है, वैसे ही करते एग्जैक्ट वैल्यू इन्होंने लिया है। तो एग्जैक्ट वैल्यू में हाइड्रोजन का वेट इन्होंने 1.008 लिया है, ऑक्सीजन का 16.00 लिया है, तो ऑक्सीजन के साथ इन्होंने अन्याय कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, तो वेट निकाल देते हैं तो आ रहा है करीब H2O का यहाँ 2 इंटू करना होगा तो करीब आ रहा है 18.016। ठीक है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ओ बाय मास, ऑक्सीजन बाय मास इन H2O इक्वल टू 16 बाय 18.02, 18.016 को अप्रोक्सीमेट करके 02 मान लिया इंटू इंटू 100%। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब एक बात बताएं, इसको फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था इतना मल्टीप्लाई कर। क्यों? क्योंकि H2O में सिर्फ H और O ही है। ठीक है, तो अगर हमने H का परसेंटेज निकाल लिया है ना, अगर हमने H का परसेंटेज निकाल लिया O का भी निकाल लेंगे डायरेक्ट। कैसे? H का परसेंटेज प्लस O का परसेंटेज इक्वल टू 100%, है ना। H का परसेंटेज प्लस O का परसेंटेज इक्वल टू 100%। अब इसे पूरे एग्जांपल देख लें कि मान लीजिए खीर है। ठीक है, खीर खा रहे हैं। ठीक है, अब खीर कैसे बनता है? चावल, दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट। चलिए उतना मान लेते कि मेरा उतना अमीर ही नहीं है तो हम ड्राई फ्रूट्स नहीं यूज करें, मेरे पास उतना पैसा है नहीं, गरीब है। तो चावल, दूध, चीनी, यही तीन। अब ऐसा तो नहीं कि चीनी नहीं मिलाएंगे तो फिर खीर ही बर्बाद हो जाएगा, थोड़ा सा ही बनाएंगे पर दूध, चावल, चीनी। अब क्या है कि दूध, मान लीजिए हम हमारी तो खीर है उसमें दूध थी 25%, 25 नहीं कुछ ज्यादा ही डालती, 50%। चावल थी 45%। हमको डायबिटीज था तो हम चीनी कम डालें। ठीक है, तो ये तो था दूध का, ये चावल का। तब चीनी का परसेंट कितना होगा? सिंपल, 100%।
माइनस परसेंटेज ऑफ मिल्क प्लस परसेंटेज ऑफ राइस, है ना। तो 50 प्लस 45 यानी 50% प्लस 45%, यानी 100 माइनस 9%, 95%, दैट विल बी 5%, एंड दिस इज द परसेंटेज ऑफ शुगर, है ना। अगर जैसे मान लीजिए कोई भी कंपोजिशन ले लीजिए, ठीक है, जिसमें ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, जितना भी कंपाउंड है, ठीक है, और हमको ए बी सी डी ई का परसेंटेज पता है, बस हमको एफ का निकालना है। तो एफ इक्वल टू 100% माइनस परसेंटेज ऑफ ए बी सी डी ई, है ना, परसेंटेज ऑफ ए प्लस परसेंटेज ऑफ बी परसेंटेज ऑफ सी प्लस परसेंटेज ऑफ डी प्लस परसेंटेज ऑफ ई। इसका जो वैल्यू आएगा उसको 100% से माइनस कर दीजिए, तो जो वैल्यू आ रहा है वो परसेंटेज ऑफ एफ हो जाएगा, है ना। सिंपल सा। असल में काफी बेसिक है, हमको आपको समझाने दो कि नाइन्थ में एट्थ में लोग पहले करते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। 10th में भी वॉल्यूम्स एंड मेजरमेंट्स में रहा है, और फिर क्या कहते हैं 8th में भी परसेंटेज पढ़े, ऐसे ही पढ़ाया गया था। ऐसा मुझे याद नहीं है, बहुत साल हो गया। तो अब आते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला पे। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? अब देखिए, डिफिनेशन पे बाद में जाएंगे, पहले हम आपको एग्जांपल से समझाने का प्रयास करें, ठीक है। अभी ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है? ग्लूकोज याद है? याद ही होना चाहिए, 10th में बहुत बार आया। तो एफ इक्वल टू, हाँ ये हो गया, हाँ पहले तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब क्या है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा CH2O, अर्थात क्या है कि ये जो है ना, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कर दीजिए, ठीक है। इसका रेशियो क्या है फिलहाल? 6:12:6। इसको सिंपल में बदल दीजिए 1:2:1, और बस यहाँ डाल दीजिए। तो यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? यही, ठीक है। तो डिफिनेशन वाइज जाए तो एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, ठीक है। माने एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है कि हमें उस कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स के नंबर का रेशियो देता है, ठीक है। जैसे CH2O, तो C is to H is to O, number of carbon is to number of hydrogen is to number of O ऑक्सीजन is equal to 1:2:1। एम्पिरिकल फॉर्मूला भी इसी तरह लिखा जाता है, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एग्जैक्ट नंबर बताता है कि कितने नंबर ऑफ एटम पक्का पक्की कितने प्रेजेंट है, सिंपल भाषा में, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बता रहा है कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, पर एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें रेशियो बता रहा है, एग्जैक्टली कितने प्रेजेंट है वो हमें नहीं बता रहा है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, तो यही समझा है कि प्रॉब्लम करते वक्त समझा। चलिए थोड़ा सा आइडिया देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम करते वक्त हम अच्छा से समझ लेते, ठीक है। आइडिया दे देते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम जब करेंगे ना तो अच्छा से हम समझाएंगे। तो अभी चलिए एक प्रॉब्लम कर ही लेते हैं अभी, ताकि क्लियर हो जाए, फिर लफड़ा नहीं। हाँ चलिए 1.3 वाला क्वेश्चन, ठीक है। मतलब अभी क्वेश्चन कराने नहीं चालू किया, बस वो एग्जाम्पल समझा रहे, ठीक है। तो ताकि उस टाइम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, स्किप कर देंगे। चलिए तो 1.3 क्या कर रहा है कि इसमें आयरन कितना है? 69.9%, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 30.1%, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग इस केस में, सब मान लेते हैं कि इसका वेट 100 ग्राम, ठीक है। तो टोटल मॉलिक्यूल का वेट 100 ग्राम। अब क्या करेंगे कि आयरन का वेट निकालेंगे, तो आयरन का वेट कितना होगा? 69.9 बाई 100 इंटू 100 इक्वल टू 69.9 ग्राम, ठीक है। इसको टेबुलर फॉर्म में भी करते हैं, हम बताते हैं, पहले इसको इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का वेट कितना होगा? 30.1 ग्राम। उसको लिख नहीं रहे हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। परसेंटेज जैसे की वैसे ही आयरन में जैसे की वैसे ऑक्सीजन। अब क्या है कि हम लोग इस Fe और O को सबसे सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, ताकि जो Fe इज टू O निकाले, ठीक है। 69.9 इज टू 30.1, पर इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे कि हमको सिंपलेस्ट रेशियो नंबर्स के टर्म्स में, नेचुरल नंबर्स के टर्म्स में, डेसिमल्स में नहीं आना चाहिए, नेचुरल नंबर्स के टर्म्स में आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को इसका एक कॉमन फैक्टर ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं निकालते, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, अब क्या करेंगे कि आयरन का वेट को इसके मॉलिक्यूलर जो वेट आया उसको उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो 69 पॉइंट आयरन का वेट 55.840, तो 56 मान लेते हैं, तो 56 से डिवाइड करिए, है ना।
तो 56 से जब डिवाइड करेंगे, तो 56 से जब डिवाइड करेंगे तो 69.9 डिवाइडेड बाई 56 आएगा 1.24, 1.24। 1.24, ठीक है। 56 gives us 1.2। उसी तरह से इसको पहले मिटा देंगे। ऑक्सीजन को भी सेम करेंगे, उसको किससे डिवाइड करेंगे, बाई 16 करेंगे। इससे हमें क्या आएगा 30.1 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आया 1.88125, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम उन दोनों नंबर्स को लिखेंगे, ठीक है। Fe/O ऐसे करके लिखेंगे 1.24:1.88। अब प्रयास करेंगे कि इनको सिंपलेस्ट रेशियो में बदले, ठीक है। तो सिंपली इसको 2:3 में आई गेस बदला जा सकता है, इसे मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू होने की जरूरत नहीं, मतलब नियरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, नियरेस्ट होना चाहिए, सिंपल रेशियो, ठीक है। अब कैसे, चलिए आपको दिखाते कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक टेबल बनाइए, ठीक है, दूसरा बढ़िया क्लियर तरीका। उसके बाद लिखिए कंपाउंड्स नेम, ठीक है। कंपाउंड्स नेम में, सॉरी, कंपाउंड्स में कौन कौन आइटम्स, आयरन। परसेंटेज लिखिए 69.9, 30. अब क्या करिए, इन परसेंटेज को इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करिए, ठीक है, एटॉमिक मास। तो 69.9 बाई 56, इससे हमें आया 1.2, और 30.1 डिवाइडेड बाई 60, दैट गिव्स अस 1.88। अब क्या करिए, इन दोनों नंबर को लिखिए, ठीक है, तो सेपरेटली लिखिए, क्लियरली लिखिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कुछ हो गया है तो इन सबको मिटा के क्लियरली लिखिए। अब एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों को इंटीजर से डिवाइड करना है, ठीक है, सिंपल रेशियो में डिवाइड करना, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका आप कर सकते हैं कि छोटा नंबर को बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड कर दीजिए, 1.228 1.88 डिवाइड बाई 1.2, इससे आपको वैल्यू आएगा 1.5 समथिंग, ठीक है, जिसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 3:2, ठीक है। तो बस वो रेशियो यहाँ लिख दीजिए 2:3, मतलब ये हम लोग को एम्पिरिकल फॉर्मूला दे दिया है। अब कुछ नहीं करना, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी Fe2, बस आ गया, यही एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, अब इस, लेकिन ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अब क्या होगा कि अगर आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा तो आपको मॉलिक्यूलर मास देगा और बोलेगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल, सॉरी, बोलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल, ठीक है। वो आपको मॉलिक्यूलर मास देगा, कंपोजिशन देगा और आपसे पूछेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए। कैसे करना है कि सबसे पहले एम्पिरिकल मास फॉर्मूला का मास निकालिए, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना है, अब क्या करिए, आपको वो कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा, मान लीजिए इस केस में दिया 320, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लीजिए 320। तो अब क्या करिए, एक इंटीजर निकालिए n इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी, गिवन मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास, दिस विल बी इक्वल टू इन दिस केस 2, ठीक है। अब क्या करिए, इस 2 को मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करिए, दैट विल गिव अस Fe4। ये होगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, बता दे, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, पर यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा Fe4O6, ठीक है, बस सिंपल। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला के रिगार्डिंग। हमने आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला समझा दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझा दिया, और आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बता दिया। यहाँ पे एनसीईआरटी में इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप उससे भी देख के कर सकते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आप टेबल बना के कर सकते, बोर्ड एग्जाम में कर सकते कि नहीं पता नहीं, पर हाँ जेईई मेंस और एडवांस में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोसेस आपको कोई देख नहीं रहा है, आप कितना फास्ट और कितना जल्दी सॉल्व कर पा रहे यही देखेगा, है ना। जेईई मेंस जेईई एडवांस में तो कोई देखने से, ठीक है। और हाँ, हम आपको याद दिला दें फिर से कि नीरज कुमार सॉल्व करने का प्रयास करेगा, या PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टैइकोमेट्री एंड स्टैइकोमेट्री कैलकुलेशन, जरा सा हम देखो। तो अब आते हैं स्टैइकोमेट्री। स्टैइकोमेट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हर जगह इसका लगभग यूज है, केमिस्ट्री के हर एक पार्ट में लगभग इसका यूज है, ठीक है। हर जगह आपको ये उपयोग में आएगा। स्टैइकोमेट्री क्या है, स्टैइकोमेट्री आखिर स्टैइकोमेट्री है क्या?
तो स्टाइकोमेट्री एक प्रकार से स्टडी ऑन ए केमिकल रिएक्शन है, जिससे हम लोग पता करते हैं कि कितना, मतलब अगर हमने इतना रिएजेंट दिया, आपको पता है रिएजेंट प्रोडक्ट, रिएजेंट और प्रोडक्ट क्या होता है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सिंपल सा है कि मान लीजिए ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी, तो ये ए प्लस बी रिएक्टेंट है, सी प्लस डी प्रोडक्ट है। सिंपल भाषा में बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा एक्सेस कुछ है नहीं करने को मेरे पास इसके लिए। The two things, the two or more things which are reacting in a chemical reaction are called reactant, and as a reaction, the compound formed are called product of the reaction. Simple भाषा में यही डिफिनेशन है। देखिए, अगर आपको इंग्लिश बोलने आता है ना, या फिर आप इंग्लिश सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, तो आपको डिफिनेशन रटने का जरूरत नहीं होता है। लॉजिक समझिए, या हिंदी में उस चीज को समझिए। ये आपकी जो मातृभाषा है, ऐसे हम तो हिंदी में ही बोल रहे, तो अगर आप क्लास सुन रहे तो हिंदी वाली मातृभाषा होगी आपकी। मतलब मातृभाषा हिंदी के अलग अलग वेरिएंट्स भी होते हैं, ऑफिशियली 22 होते हैं और अलग अलग बोल भी सकते हैं, तो आपको समझ में आ ही जाती होगी जो भी। तो आप अपनी जो भी चीज को उसको अपनी मातृभाषा में पहले कन्वर्ट करिए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो रिएक्शन में रिएक्ट करती है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, हो गया हिंदी वाला। अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, एनीथिंग व्हिच रिएक्ट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। बस देखिए, इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश का नहीं, यही सिंपल तरीका है। और हर जगह आप डिफिनेशन रखते फिरिए तो माथा खराब हो जाता है। इंग्लिश थोड़ा सा स्ट्रांग रखिए, हिंदी में याद रखिए और उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, बस, है ना। याद किया, समझ लीजिए, सिंपल सी बात है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफिनेशन कोई रखता थोड़ी है, समझ लेता है कोई, है ना। अब आता है कि स्टाइकोमेट्री क्या करता है, कि हमें बताता है कि अगर हमने इतना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट किया तो कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अगर हमने इतना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट किया, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। आमतौर पर जो रिएक्टेंट होता है वो हम लोग मोल्स में लेते हैं, और फिर मोल्स से उसका कन्वर्ट करते वेट में, ये वो जो निकालना होता है। आप बोल देगा ए का इतना मोल लिए, बी इतना मोल लिए, तो सी कितना मोल आएगा, डी कितना मोल आएगा, सी का वेट कितना होगा, डी का वेट क्या होगा। यही स्टाइकोमेट्री है, ठीक है। स्टाइकोमेट्री में एक अहम पार्ट बता दे, जैसे देखिए बैलेंस रिएक्शन को याद आ जाए, हाँ, CH4 plus 2O2 gives us CO2 plus H2O, 2H2, ठीक है। तो ये सब तो रिएक्टेंट है, ये मॉलिक्यूल है, एक प्रोडक्ट है। तो इन सब, ये सब क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है, ठीक है। पर इनके पहले ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर क्या है, ये नंबर है स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इन नंबर को कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी हमें हर एक बैलेंस रिएक्शन में एक केमिकल कंपाउंड कितना चाहिए होगा, ठीक है, कितना चाहिए होगा, वो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दर्शाता है। मतलब अगर हम 1 मोल CH4 ले रहे हैं, तो हमें ये सब प्रोडक्ट पाने के लिए, CO2 और 2H2O पाने के लिए हमें 2 O2 चाहिए होगा, ठीक है, 2 ऑक्सीजन गैस चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, है ना। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोस्टली यही बताता है। और फिर क्या कहते हैं, हम लोग 1 मोल से वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। 1 मोल किसी भी 1 मोल का, 1 मोल गैस का या 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर एट एसटीपी कंडीशन, एट एसटीपी कंडीशन, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो जाता है 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर हो जाता है 1 बार। बस उस कंडीशन पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है, ठीक है, समझो। 1 बार 273 केल्विन टेम्परेचर, 273.15 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार प्रेशर, ठीक है। यही एसटीपी कंडीशन है, और बाकी कुछ करना है नहीं। हाँ, मे भी हम कुछ पॉइंट्स ना बताए हो, अगर इसमें अगर याद ना हो तो प्रॉब्लम्स जब करेंगे ना तो याद आ ही जाएगा, बता देंगे मोस्टली, तो कुछ नहीं है स्किप होगा, ठीक है। तो टेंशन नॉट, आराम से करते चलते हैं। तो अब आता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का नाम ही बताता है कि जो लिमिट में है, ठीक है, जो लिमिट में है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चलिए शिकंजी बना, ठीक है, नींबू पानी में, ठीक है। अब नींबू पानी में रिकमेंडेड होता है कि
मतलब हमको एग्जैक्ट वैल्यू क्या पता होता है हमको पता नहीं, पर हम रैंडम वैल्यू बता रहे थे। मान लीजिए ऐसा कहा गया कि एक गिलास नींबू पानी बनाने में आपको उसमें आधा गिलास पानी डालना है, 2 चम्मच नींबू पानी डालना है, 1 चम्मच चीनी डालना है और 1 चम्मच नमक डालना है। अभी हमें एग्जैक्ट क्या होता है वो पता नहीं, बस हम रैंडम वैल्यू बोल रहे हैं, सच मत मानो। तो अब क्या है कि ठीक है, हमारे पास आधा गिलास पानी है, 2 चम्मच नींबू पानी है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच चीनी है, सब ठीक है। ठीक है, पर अगर मान लीजिए मेरे पास आधा गिलास पानी है, 1 चम्मच नींबू पानी है, सॉरी 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच चीनी है, पर एक ही चम्मच नींबू पानी। और नींबू शिकंजी बनाने का ये नियम है कि अगर आप एक गिलास नींबू पानी बना रहे हैं तो उसमें आधा गिलास पानी डालना होगा, 2 चम्मच नींबू पानी डालना होगा, 1 चम्मच चीनी डालना होगा, 1 चम्मच नमक डालना। पर अब हमारे पास सिर्फ एक ही चम्मच है नींबू पानी, तब तब तो अब एक गिलास नहीं बनेगा नींबू शिकंजी। अब आधा गिलास आधा गिलास नींबू शिकंजी कैसे बनेगा? उसमें आधा गिलास का भी आधा गिलास पानी डाला जाएगा, 1 चम्मच नींबू पानी डाला जाएगा, आधा चम्मच नमक डाला जाएगा, आधा चम्मच चीनी डाला जाएगा। तो यहाँ पे नींबू रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी नींबू कम अमाउंट में रिक्वायर्ड अमाउंट से कम अमाउंट। ठीक है, बकवास से एग्जांपल था, पर आई होप समझ में आ गया होगा जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे। नहीं तो रिएक्शन के द्वारा भी अभी समझा। ठीक है, अ, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसमें हाइड्रोकार्बन में कौन सा? मीथेन। ये रिएक्शन यहाँ लिखी रखे हैं। तो अब क्या है इसमें कि हमने मान लीजिए कि यहाँ पर जो एक CH4 के लिए एक मोल अ, 1 मोल CH4 के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा। अब आप बोलेंगे ये भैया मोल कहाँ से आ गया? तो देखिए, अगर एक CH4 के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए तो 1 मोल CH4 के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, कोई नया बात तो है नहीं। हाँ, तो 1 मोल CH4 के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अब हम मान लीजिए एक ही मोल ऑक्सीजन दिया आपको, ठीक है, 1 मोल CH4 तो दे दिए, पर हम आपको एक ही मोल ऑक्सीजन दिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हाफ मोल CH4 इसे रिएक्ट करेगा, ओनली हाफ मोल ऑफ मीथेन विल बी, अनदर हाफ मोल ऑफ मीथेन वोंट रिएक्ट। ठीक है, अगर गिवन दिस रिएक्शन इज ओनली हैपनिंग, एक रिएक्शन होता है कि पार्शियल कंबशन ऑफ मीथेन होता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है फॉर्म, पर हम उस रिएक्शन को भी कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं इसी रिएक्शन। ठीक है, तो if given 1 mole of oxygen is taken, then only half mole of methane will be. Another half mole of methane won't react. Why? Because sufficient amount of oxygen will not be there. यानी अगर हम एक ही मोल ऑक्सीजन दे तो आधा मोल ही रिएक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, आधा मोल मीथेन ही रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आधा बचे हुए आधा मोल मीथेन के लिए ऑक्सीजन तो होगा नहीं, तो रिएक्ट वाला कहाँ से करे? तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट था वो था ऑक्सीजन। ठीक है, वो ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट था। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी ने अंग्रेजी में क्या डिफिनेशन दिया है। Hence the reactant which gets consumed first limits the amount of product formed and is called therefore the limiting reagent. वही बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले खत्म हो गया, मीथेन बचा ही रह गया, इसलिए ये O2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। एक और बात, रिएक्टेंट को कई जगह रिएजेंट भी कर देते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट को कई जगह रिएजेंट भी कर देते हैं। ठीक है, पर रिएजेंट रिएक्टेंट दो अलग अलग चीजें होती है, जिसका ब्रॉड या फिर रिएक्टेंट रिएजेंट रिएक्टेंट मोस्टली अलग ही होना चाहिए, हमें जहाँ तक याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली इसका मेन यूज होता है। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट एंड रिएजेंट ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, पर थोड़ा सा अंतर होता है कि रिएजेंट आमतौर पर किसी टेस्ट में या किसी स्पेसिफिक, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, उतना अंतर मतलब ऐसा कर रहे हैं कि while sometime used interchangeably with the term reactant, reagent and reactants are quite different. In a chemical reaction, a reagent binds to something and thus triggers a reaction. It is not consumed during this. However, a reactant is. इससे पता चल सकता है कि रिएक्टेंट और रिएजेंट दो अलग चीज है। ठीक है, रिएक्टेंट रिएक्शन में कंज्यूम होता है, पर रिएजेंट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, बस वो ट्रिगर कर देता है रिएक्शन को। पर हमको ये डिफिनेशन गलत है। क्यों? ये डिफिनेशन गलत हमको जहाँ तक लगता है, होना नहीं चाहिए। हाँ, वो डिफिनेशन गलत है। रिएजेंट क्या है कि सिंपल सी बात हमें बताया जाए कि पहले हम रिएक्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, पहले हमने एक रिएक्टेंट लिया,
ठीक है, उसको डाला रिएक्शन के लिए, पर रिएक्शन थोड़ा स्लो हो रहा है, तो ऊपर से हमने कुछ डाल दिया, ठीक है, या फिर बीच में डाल, ठीक है, रिएक्शन चालू हुआ पर बीच में डाल, तो उसको रिएजेंट कहते हैं। आमतौर पर रिएक्टर और रिएजेंट के पीछे डिफरेंस इतना कुछ ब्रॉड नहीं है, प्लस इतना कोई वेल मेंशन्ड नहीं है केमिस्ट्री एनसीईआरटी में, तो हम लोग को भी इतना कुछ पता है नहीं, क्योंकि कभी भी रिएक्टेंट और रिएजेंट के बीच उतना डिफरेंशिएट करके नहीं बताया गया, ना हम लोग को पता बताया गया, ना एनसीईआरटी में हमको कहीं मेंशन दिखा। तो फिलहाल इस टॉपिक में ना ही ध्यान दे तो अच्छा होगा, जो गुमनाम है उस टॉपिक में मैं नौतक नहीं करा, मैं बहुत कुछ पढ़ गया, तो चला जाए अगला, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। अब क्या है कि भैया, अब खाली सॉलिड में तो रिएक्शन नहीं होता है, सॉल्यूशन में भी रिएक्शन होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ NaCl प्लस सॉल्यूशन ऑफ HCl गिव्स अस, क्या देता है? NaO, अरे ये क्या लिख दिया, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, ठीक है, ये बेसिक चीज है। तो मतलब क्या है कि वहां पे NaCl लिक्विड फॉर्म में होता है, HCl भी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो उस लिक्विड फॉर्म में हमने कुछ कुछ यूनिट को डिफाइन किया, वो क्या क्या है? मास परसेंट और वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, और भी चीजें हैं जो आगे सॉल्यूशंस करके एक चैप्टर होता है, ठीक है, सॉल्यूशंस करके एक चैप्टर होता है 12th में, सेकेंड ईयर में, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में, 12th में, उसमें और भी चीजें डिफाइन किया की गई है। तो मेरा कहना है कि आप उन सभी को भी एक बार देख लीजिए, ठीक है, उन सभी चीजों को भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन चीजों को, या फिर क्या हम वो भी बता देंगे, फिलहाल ये चार करते हैं, उसके साथ अगर टाइम रहता है तो वो भी चीजें बता देंगे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बैलेंसिंग है केमिकल रिएक्शन बता रखा, तो बैलेंसिंग है केमिकल रिएक्शन हमको नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, 10th में ऑलरेडी किए ही होंगे, या नहीं किए हैं तो बता देते हैं, बता देते हैं, यहाँ उन्होंने उतना अच्छा से नहीं दिया है, 10th वाले में उन्होंने अच्छा से बताया। चलिए, तो पहले मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, अच्छा इन्होंने डिफाइन नहीं किया था प्रोग्राम, और टेंशन नहीं लीजिए, ये सब जो देख रहे हैं लग रहा है कि क्वेश्चन बड़ा लंबा था, अभी सेम टू सेम मॉडल्स करेंगे एग्जांपल्स में, तो उसमें सेम टू सेम मॉडल है तो आपको समझ में आ जाएगा सामने से। तो बैलेंसिंग एक बता देते, ठीक है, तो मान लीजिए आपको बैलेंस करना है, मान लीजिए इनको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस, तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा कि सब 10th क्लास का एनसीईआरटी में उन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है, 10th भी इम्पोर्टेंट है, सब भूल नहीं जाइए हम। हाँ, अब बैलेंस कर, तो बैलेंस इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि जो जिस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं ना, उसको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। जिस मॉलिक्यूल में, अरे सॉरी कंपाउंड, जिस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एटम्स होते हैं उसको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। तो H2O में दो H2 है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, दो H2O है और दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, पर इस साइड दो हाइड्रोजन तो है पर एक दो ऑक्सीजन है, तो क्या करते हैं, चलिए पहले ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन में दिक्कत आ रहा है, चलिए तो ऑक्सीजन को बैलेंस करें, तो बस 2 हो गया मल्टीप्लाई, तो मतलब मेरे हिसाब से ये बैलेंस हो गया, पर अभी सिर्फ H2O बैलेंस हुआ है, इधर तो हमने चेक ही नहीं किया, इधर देख सकते हैं कि O2 तो बैलेंस है पर H2 बैलेंस, तो H2 को बैलेंस करने के लिए सिंपली बस इधर मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से अलग अलग भी हम Fe प्लस O2 बैलेंस किया जाए, कैसे बैलेंस करें, तो इधर एक Fe है और इधर 3 Fe है, तो उसके हिसाब से पहले इधर बैलेंस कर लेते हैं, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ही ऑक्सीजन है, बस मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिए। उसी तरह से और भी तरीके और भी होते हैं, FeO2 Fe2O3, तो प्रोडक्ट साइड में 2 आयरन है, इधर एक ही आयरन है, बस। तो अब इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन, तो क्या किया जाए, इधर 3/2 लिखना होगा, लेकिन अब देखिए बैलेंस करने में हम प्रयास करते हैं कि सब कुछ इंटीजर में रहे, तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ओवरऑल रिएक्शन, तब क्या होगा, 4Fe प्लस 3O2 गिव्स अस 2। इस तरह से बैलेंस करते हैं, मतलब सिंपल सा है, 10th वाले एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा एक बार तो। और अब आते हैं मास परसेंट, तो हमें कुछ कहना है नहीं, ठीक है, यहाँ डिफिनेशन लिख रखा है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज मास परसेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%,
अब इसको क्या है कि मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे बनता है याद है? सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? तो अब पानी और चीनी में, चीनी सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, बस इतने से समझ। हाँ कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो होना ही होना है, पर ठीक है उसमें भी माथा नहीं लगाना, ठीक है। चीनी पानी में, पानी सॉल्वेंट है, चीनी सॉल्यूट, यानी द सब्सटेंस which is getting dissolved is called solute, and the substance which dissolves is called solvent, and the dissolved mixture is called solution. बस the dissolved mixture of solute and solvent is called solution, ठीक है। अब क्या है कि what is mass percent? The mass percent is defined as mass of solute by mass of solution into 100%। mass percent solute के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। सॉल्वेंट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो कैसे भी डिफाइन करें, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, आमतौर पे यहाँ पे सॉल्यूट के लिए दिखाया, तो मास परसेंट जब बोले तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इनटू 100%। मान लीजिए हमने 18 ग्राम पानी लिया, 2 ग्राम चीनी लिया शुगर, इससे क्या हुआ, 20 ग्राम मिक्सचर बना, 20 ग्राम सॉल्यूशन बना। तो मास परसेंट ऑफ शुगर विल बी 2/20 into 100%, that is 10। ये समथिंग सिमिलर टू है, क्या कहते हैं उसके जो हमने पढ़ा इससे परसेंटेज कॉम्पोजिशन से, अभी परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास जो इससे जस्ट पहले पढ़ा, समथिंग सिमिलर, ठीक है। उसी तरह से आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सिंपल सा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ, अब मोल फ्रैक्शन क्या है, सॉल्यूट के लिए भी डिफाइंड, सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें तो चलिए, मान लीजिए ए, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन इज लाइक मास परसेंट, हाँ मोल फ्रैक्शन क्या, मान लीजिए ए और बी लिया, ठीक है, हमने ए और बी लिया, तो अब क्या है कि ए मान लीजिए एन ए मोल्स लिया और एन बी मान लीजिए एन बी मोल्स, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन एन ए प्लस एन बी, और फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, सिंपल है, इसमें भी कुछ नया नहीं कर, पर हाँ ये लोग ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आता है एक चीज होता है मोलारिटी। मोलारिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको कंसंट्रेशन भी करते हैं, ठीक है। मोलारिटी को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन भी करते हैं, ठीक है। अब इससे पहले जो चीजें पढ़ा, मास परसेंट मोल फ्रैक्शन, इसका यूनिट नहीं होता, पर मोलारिटी का यूनिट होता है। मोलारिटी का एक और नाम है कंसंट्रेशन, उसका स्पेलिंग। मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 1 लीटर पानी में 0.1 मोल ऑफ शुगर डाल, ठीक है, 0.1 मोल ऑफ शुगर डाल, तो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर या मोलारिटी ऑफ शुगर होगा 0.1 मोल बाई 1 लीटर, दैट इज 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है, 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है। आमतौर पे जो यूनिट हम लोग फॉलो करते हैं मोलारिटी के लिए वो होता है मोल पर लीटर, ठीक है। क्या यूनिट है, मोल पर लीटर, एंड दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज एम, जस्ट एम, ठीक है। 1 मोलर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 मोलर, ठीक है। तो बस इसमें कुछ करने को है नहीं, इसी के बेस पे एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, डिल्यूशन। डिल्यूशन, डिल्यूशन का या फिर डिल्यूटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। क्या डिल्यूटिंग, डिल्यूट का मतलब होता है कि किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन को घटाना, ठीक है। मान लीजिए हमने चीनी और पानी लिया था, चीनी हमने लिया था कितना, 0.2 मोल्स, पानी लिया था हमने 1 लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.2। पर वही अगर हम पानी 2 लीटर ले लें तो क्या हो जाएगा, या फिर इसी पानी हम 1 और लीटर पानी ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 0.2/2 मोलर, यानी 0.1 मोलर। यानी क्या होगा, मोलारिटी घट गई या फिर कॉन्सेंट्रेशन घट गई। तो
The process of decreasing of concentration of a solute is called dilution. इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट होता है वो चेंज नहीं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डजंट चेंज इन दिस प्रोसेस, ठीक है, जस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज होता है या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है, पर जो सॉल्यूट होता है उसका अमाउंट एक रत्ती भर में चेंज नहीं होता, इसी को डिल्यूशन कहते हैं। अब आ जाते हैं मोलारिटी पे। मोलारिटी भी समथिंग सिमिलर कॉन्सेप्ट टू मोलर है। मोलारिटी का कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केस। अर्थ क्या है इसका? पहला बात तो ध्यान रखिएगा, मोलारिटी में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं, पर मोलारिटी में हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट आल्सो इन केजी, ठीक है, दैट आल्सो इन केजी। तो इसका यूनिट हो जाएगा 1 मोल पर, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी, जिसको स्मॉलर वैल्यू में एम भी रिप्रेजेंट करता है और इसको मोलल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मोलल। 1 मोलल, 2 मोलल, ठीक है, ठीक है, बस चैप्टर खत्म। थ्योरी पॉइंट इतना ही था, ठीक है। उसके बाद से आप ये समरी देख सकते हैं, समरी में क्या है जब इतना पूरा चैप्टर है ना। तो होप आपको सब कुछ अभी तक सब समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारा चैप्टर संपूर्ण हुआ। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ा बकवास है मेरा, क्षमा करिएगा। क्या तो 1.1 इससे बोला मोलर मास निकालना है, तो सिंपल है, इसमें कुछ करना है नहीं, पुराने तरीके से बस। मोलर मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ H2 कुछ नहीं करना, 2 into मास ऑफ हाइड्रोजन plus 1 into mass of oxygen. That will give us 2 into 1.008 plus 16. That will give us 16. ठीक है, ये था 1.1 का, वैसे 2 कर लेते हैं। वन इंटू कार्बन का वेट हम जस्ट यहाँ सी लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट। 2 into ऑक्सीजन का वेट यानी 1 into 2 plus 2 into 16. That gives us 12 plus 32 equal to 40. उसी तरह से थर्ड, मास ऑफ 6, 1 into कार्बन का वेट प्लस 4 into 16. ठीक है, क्लियर? कुछ हाँ नहीं आए थे? नहीं था, बच्चा सही था ना। तो थोड़ा पानी पी के फिर चलते 1.2 पे। आज होप आई होप अभी तो 420 हो गया, 450 तक क्लास चलेगा। तो कितना 15 क्वेश्चन करवाने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चल रहे हैं 1.2। मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। बहुत इजी, बहुत इजी। अभी से पहले H2 का एग्जांपल लेके समझाया था, वैसे ही भी Na2SO4, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। तो सोडियम का वेट है 23, 23 दूनी 46, 46 प्लस सल्फर का है 32, 46, अच्छा 23 दूनी 46 प्लस 32 प्लस 96 यानी 46 प्लस 96, तो 46 अगर 4 इधर डालते 100, 142। ये था इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए कि पता करिए इसमें सोडियम कितना है, 46, सल्फर 32 है, ऑक्सीजन 60 है ना। मास ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड, मास ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड, मास ऑफ सोडियम। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम इज इक्वल टू वेट ऑफ सोडियम कितना है 46 बाई 142 टोटल मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। दैट विल गिव अस क्या देगा बताइए।
आप लोगों को तो हाथ से ही करना है, हम भले कैलकुलेटर यूज कर ले, आप लोगों को हाथ से ही करना है कैलकुलेशन सारा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर मिले थे, ऐसा कोई सपना मत देखिए। 32.39%। उसी तरह से परसेंटेज ऑफ सल्फर 32/142 × 100, 22.5354%। उसी तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या है कि कहीं कहीं पे सोडियम का मास का वैल्यू दिया होगा समथिंग 23.0406 या जो भी कुछ वैल्यू दिया होगा, हमको एग्जैक्ट वैल्यू याद है तो हमने वो एग्जैक्ट वैल्यू लेके यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो एग्जैक्ट वैल्यू लेके कर सकते हैं, मे बी फर्स्ट चैप्टर का सवाल को जवाब देने में आपका यही करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलना चाहिए, नहीं तो बाकी टेंशन मत, आराम से चलिए। उतना एग्जैक्ट वैल्यू याद करना जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ याद करना पड़ता है पर उतना एग्जैक्ट, और अगर करना भी पड़ रहा है तो करते करते याद भूल जाते हैं। तो अब चलते हैं 1.3 कर ही लिए। 1. ये स्टाइकोमेट्री से क्वेश्चन। Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is one when 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen, when 2 moles of carbon are burnt in 16 gram of dioxygen। सही है। पहले इसका रिएक्शन देखते हैं, कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कैसा होता है। ये रिएक्शन है ना, मतलब 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए ताकि कंप्लीट रिएक्शन हो, ताकि कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, है ना। तो चला जाए तो अब पहला केस क्या था कि 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन एयर, है ना। कहाँ बर्न किया गया? हवा में। हवा में क्या है? अनलिमिटेड ऑक्सीजन, मतलब अनलिमिटेड नहीं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमें 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन मिल जाए तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा, यानी यहाँ पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और इसका वेट कितना होगा? 44 ग्राम। सिंपल। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में चले। 1 मोल ऑफ कार्बन इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्साइड, इसका अर्थ क्या है? इसका मोल निकाल। पता नहीं आपको मोल्स का फॉर्मूला पता है कि नहीं। मोल्स का फॉर्मूला निकालने का होता है, मोल्स को निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट। अगर मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट लिखिए, एटम का निकाल रहे हैं तो एटॉमिक वेट लिखिए, ठीक है। तो 1 मोल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन दिया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन कितना होगा? गिवन वेट 16 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डाइऑक्सीजन यानी 0.5, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन पे यहाँ पे सिर्फ 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिया गया। तो अगर रिएक्शन लिखें सी सी प्लस O2 गिव्स अस CO2, तो यहाँ पे 1 मोल कार्बन है, 0.5 मोल ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटिंग दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 0.5 मोल कार्बन ही दिया, ठीक है। तो हमें सिर्फ 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, यानी 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा, ठीक है। अब क्या बोला गया कि हमने 2 मोल कार्बन तो दे दिया, 2 मोल कार्बन दिया और 16 ग्राम डाइऑक्सीजन दिया, तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, है तो 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ही, है ना। तो C प्लस O2 गिव्स अस CO2, ये 0.5 है, ये 2 मोल है, तो इसका 2 मोल होने का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ये यहाँ पे सिर्फ 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन ही रिएक्ट करेगा, 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट नहीं करेगा, जिससे हमें मिलेगा फिर से 0.5 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, यानी 22 ग्राम्स ऑफ CO2, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, अब तक कुछ खास टफ नहीं था, ठीक है। यूनिटरी मैथड यही सब करेगा आपको, ऐसा यूनिटरी मैथड मतलब कोई नया टर्म नहीं है, ठीक है, आप लोग ने कर रखा। अगर ये टर्म नहीं जानते तो भी अच्छा है, जानते तो भी अच्छा है, ये आप लोगों ने ये कर रखा पहले से, ठीक है। यूनिटरी मेथड एक प्रकार से ऐसा है कि
4 आम का दाम 20 रुपया है, तो एक आम का दाम 5 रुपया हुआ, तो 5 आम का दाम 25 रुपया हुआ। यही है यूनिटरी मेथड, बस। ठीक है, यूनिटरी मेथड यानी यूनिट। पहले हम क्या करते हैं, 4 आम का दाम 20 रुपया दिया है, तो हम उसको पहले एक आम का दाम निकालें, उससे बाद जितना भी आम का दाम निकालें। ठीक है, तो यही यूनिटरी मेथड है, इसमें कुछ है नहीं। 1.5, calculate the mass of sodium acetate required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले देखिए, मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट दे रखा है, कितना दिया है, 82.024। अब क्या दिया इन्होंने कि अब क्या दिया इन्होंने कि 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन चाहिए 500 ml। तो इसमें सॉल्यूट क्या है, ये सोडियम एसिटेट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है या कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और आम तौर पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लिखते हैं, तो इसको कर देते लीटर में। ये हो गया 0.5 लीटर। तो 0.5 लीटर, तो मोलारिटी है 0.375, यहाँ पे वॉल्यूम है 0.5, नंबर ऑफ मोल्स। अब हमको कुछ करना है नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट आ गया इससे 0.5 इंटू 0.375, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो अब मास निकाल ही सकते हैं। तो मास इक्वल टू रिक्वायर्ड मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो 0.5 इंटू 0.375 नंबर ऑफ मोल्स है, इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 82.0245। तो बस अब कैलकुलेट करिए। 0.5 इंटू 0.375 to 82.0245 equal to 15.38 ग्राम्स। ठीक है, कितना ग्राम्स चाहिए होगा, सबसे पहले मोल्स का वेट वेट सब कन्वर्शन आपको बता दें। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब क्या है कि अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है, हमको मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो हम उसका वेट निकाल सकते हैं। मतलब वेट ऑफ गिवन मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, आसान सा है। ठीक है, अब चलते 1.6 पे। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड in moles per liter in a sample which is a density इतना and mass percentage of nitric acid in it। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आमतौर पे जो सॉल्यूशन ऑफ एसिड किसमें बनता है, लिक्विड में ही बनता है, वाटर में ही बनता है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एसिड किसमें बनता है, वाटर में बनता है ना। तो HNO3 है और H2O है, इसमें 16 मान लीजिए 100% अगर ले रहे हैं। ठीक है, 100%, तो मान लीजिए हमने 100 लीटर लिक्विड लिया, 100 लीटर, 1 लीटर लिक्विड। 1 लीटर लिक्विड का वेट कितना होगा, 1 kg पर लीटर, 1000 ग्राम होगा। अब इसमें मास बाई जो था, मास बाई जो, अरे नहीं, बराबर, एक मिनट क्षमा करिएगा, हमने गलत लिखा है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने जरूरी, पर यहाँ पे इन्होंने पानी में नहीं बनाया सॉल्यूशन। यहाँ इन्होंने आमतौर पे तो पानी में बनता है, पर यहाँ इन्होंने पानी में नहीं बनाया, इसलिए हर जगह पानी मत कंसिडर करिएगा, ये मेरा एरर्थम कुछ। ठीक है, हर जगह पानी कंसिडर नहीं करिएगा। 1.6, तो मान लीजिए हमने 1 लीटर सॉल्यूशन, उसका वेट कितना होगा, 1410 लीटर्स, सॉरी ग्राम्स। डेंसिटी से निकाला, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है,
अगर आपको नहीं पता है तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, और इससे हम मास निकाल सकते हैं। हमें डेंसिटी पता है और वॉल्यूम पता है तो मास निकाल। हमने मान लीजिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन लिया तो उसका वेट कितना है 1410 ग्राम। अब इसका 69% क्या है नाइट्रिक एसिड है, इसका 69% क्या है नाइट्रिक एसिड। तो चलिए इसमें वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालते हैं। 69/100 1410, तो ये वैल्यू आएगा 972.9। अब इससे क्या करते हैं हम मोल्स ऑफ HNO3, इसमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3 चाहिए होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3 है 1, नाइट्रोजन का 14, 16 की 48, 48 और 4 52, 10 बार से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3 60 divided by 60, यानी हर एक लीटर में 15.44 मोल्स ऑफ HNO। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या डिड्यूस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल्स ऑफ HNO3 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ HNO3 आया 15.44, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था 1 लीटर, तो 15.44 मोलर। यही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इन सॉल्यूशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चला जाए अगले क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे लगता है, क्योंकि क्लास 4:50 तक की है, तो ठीक है। तो हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, बढ़िया। पहले कॉपर का वेट जान, कॉपर का वेट कितना है, कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर है 63.5। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर क्या है 63.5। ठीक है, तो CuSO4 का वेट, मॉलिक्यूलर वेट, अरे सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर नहीं, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, करेक्ट, एटॉमिक वेट। तो CuSO4 का क्या कहता है मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 63.5 प्लस सल्फर 3296, यानी ये हो जाएगा 39.5। ठीक है, अब क्या कि हमें 100 ग्राम्स ऑफ CuSO4, हमें अरे सॉरी हमें 100 ग्राम्स ऑफ CuSO4, तो CuSO4 दिया, इससे हम लोग मोल्स ऑफ CuSO4 निकाल सकते हैं। तो दैट वैल्यू समथिंग लाइक 0.62 0.63 मोल्स ऑफ CuSO4। तो एक बात जाने, वो बात ये है कि अगर हम 1 मोल CuSO4 ले रहे हैं तो उसमें कितना मोल सी होगा, 1 मोल सी होगा, है कि नहीं। जैसे देखिए अगर हमने 1 मॉलिक्यूल CuSO4 कर लिया, 1 मॉलिक्यूल CuSO4 कर लिया, तो उसमें कितना एटम होगा Cu का, 1 एटम होगा Cu का, 1 एटम सल्फर का होगा, 4 एटम ऑक्सीजन का होगा। तो उसी तरह अगर 1 मोल CuSO4 लेंगे तो उसमें 1 मोल Cu होगा यानी कॉपर होगा, 1 मोल सल्फर होगा, 4 मोल ऑक्सीजन होगा, सिंपल। ठीक है, तो अगर हम 0.60 मोल्स ऑफ CuSO4 ले रहे हैं तो उसमें 0.63 मोल्स ऑफ कॉपर होगा, 0.60 मोल्स ऑफ कॉपर होगा, यानी गिवन इन 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट देयर इज 0.60 मोल्स ऑफ कॉपर। और अगर हम चाहे तो इसको वेट में भी बदल सकते हैं, तो 0.63 इंटू 63.5 कर, तो अगर निकाला तो 40.005, यानी इन 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट देयर इज 40 ग्राम ऑफ कॉपर। बस। इसका दूसरा तरीका भी है निकालने का, वो एक तरीका है बाय मास परसेंटेज। बाय मास परसेंटेज निकालेंगे, जैसे अगर CuSO4 लिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 159.5, इसमें कॉपर कितना है 63.5, तो मास परसेंटेज ऑफ कॉपर आ जाएगा। मास परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा 63.5 बाई 159.5 इंटू 100%। इसको अगर कैलकुलेट 39.81%। अब इससे हमको पता कि एक क्या कहते हैं उसको कि मतलब 100% कॉपर में बाई वेट 39.81, 100% कॉपर सल्फेट में बाई वेट 39.81% कॉपर, तो फिर 100 ग्राम कॉपर CuSO4 में
कितना कॉपर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 39.81 by 100 into 100, दैट इज इक्वल टू 39.81 grams। ठीक है, ऐसे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, पर ठीक है कोई बात नहीं, रेंज दे दिया जाएगा। या फिर ऊपर की कैलकुलेशन में कुछ एरर हुआ होगा मेरे से, पर ठीक है, नहीं एरर कुछ हुआ नहीं, डेसिमल सा खेल है ना, डेसिमल सा खेल है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि कुछ एरर मेरे से, हाँ डेसिमल सा खेल है। तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप सारा कैलकुलेशन को एक जगह बार बार मतलब कैलकुलेट मत करो। मतलब क्या है कि जैसे हमने यहाँ मोल्स ऑफ CuSO4 पहले निकाला, उसको बस 100/159.5 ही छोड़, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे 60 कॉपर का वेट निकाला, तो उसके लिए हमने इंटू 63.5 किया। अब मतलब फाइनल रिजल्ट ये, तो अब फाइनल कैलकुलेशन करिए, तो इससे करेक्ट वैल्यू आएगा 39.8। वही अगर तोड़ तोड़ के करते हैं तो थोड़ा एरर आ जाता है, ठीक है। एरर डेसिमल का खेल है तो एरर आएगा ही थोड़ा बहुत, पर ठीक है चलता है। तो मतलब क्या होता है कि बेस्ट होता है कि सारे कैलकुलेशन को फाइनल में एक बार तोड़ तोड़ के करने पर क्या होता है कि एरर ज्यादा होता है। बाकी कुछ करना है 1.8 क्वेश्चन रॉन्ग है ना, 1.8 क्वेश्चन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि 1.8 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर टू 1.3, सेम टू सेम 1.3 क्वेश्चन है, बस वहां पे एम्पिरिकल है, यहाँ मॉलिक्यूलर। तो अगर इनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ पे इनको वेट देना चाहिए, ठीक है, विदाउट वेट नहीं होगा, इनको वेट देना होगा, ठीक है। सिंस इन्होंने वेट नहीं दिया इसलिए इन्होंने ये एरर किया हुआ है, ठीक है। मोलर मास इनको देना चाहिए, तो मोलर मास जब देते तो फिर निकल सकता था, और हमने आपको बताया कि मोलर मास दिया हुआ रहे तो मॉलिक्यूलर मास कैसे, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते तो हमने बताया, ठीक है पहले। तो फिर 1.8 स्किप क्या बताया हुआ। अब आते हैं 1.9 पे, 1.10 कर सकते हैं, हाँ। तो 1.10 के बाद हम क्लास बंद करते हैं, ठीक है। 1.9 का सिंपल है, बस ये फॉर्मूला एवरेज मास का हमने फॉर्मूला बता रखा है, परसेंटेज ऑफ वन आइसोटोप into weight of that isotope plus percentage of another isotope into weight of that isotope plus percentage of another isotope into weight of isotope so on by 100। ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना। तो बस बाई 100, तो बस क्या करना, 75.77 इंटू 34.968। ये किसके लिए है, 35 Cl के लिए, अब 37 Cl 24.23 इसका परसेंटेज इंटू 36.96 डिवाइडेड बाय, बस कैलकुलेशन है, कर देते हैं कैलकुलेशन इंटू 34.9689 प्लस 24.2 इंटू 36.96 gives us 35.45 grams। यही एवरेज, बस हो गया, खत्म बात। कुछ करने का था नहीं, फॉर्मूला बेस्ड। उसी तरह 1.1 दिया, इसने C2H6 दिया, इसमें इसने इन्होंने, अब एक बात बताइए, एक मोल C2H6 में, एक मोल C2H6 में 2 मोल कार्बन होगा और 6 मोल हाइड्रोजन होगा, तो फिर 3 मोल C2H6 में 6 मोल कार्बन होगा और 18 मोल हाइड्रोजन होगा, है ना, कोई दिक्कत। बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, वो भी आसान, 3 मोल इथेन ले रखा है, एक मोल में 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होता है, तो 3 मोल में 3 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 मोल्स ऑफ इथेन विल बी 3 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23, दैट कैन बी रिटन एज, देख लीजिए ध्यान से, हमने डेसिमल शिफ्ट किया है और पावर पढ़ा है, ठीक है। यहाँ ऐसे ही होना चाहिए 18.066 इंटू 10 पावर 23, जिसको 1.8066 इंटू 10 पावर 24 लिख सकते हैं, बस इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है।
तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्षमा करिएगा, अभी थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, 1.10 क्वेश्चन ही हो पाया। अभी और 26 क्वेश्चन करने हैं। तो मोस्टली एक और वीडियो बनेगा, एक या दो, मोस्टली एक ही होना चाहिए, उसे बनने की नीड नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक वीडियो से ही काम चल जाना चाहिए, ठीक है। तो बस इस तरह से फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा संपूर्ण रूप से, ठीक है। हमारा ये चैप्टर हमारा संपूर्ण रूप से समाप्त, ठीक है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास।